अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। उम्मीद है आप खैर आफियत से होंगे। ये हमारा 2025 में ये सिलेबस आपका चेंज हुआ है और 9th का भी और फर्स्ट ईयर का भी, और उसमें उर्दू की नई किताब हमारी आई है। तो आपको बल्कि याद होगा कि आपने सर सैयद अहमद ख़ान वाला जो एक चैप्टर था वो आपका 9th में उन्होंने अब दे दिया है। तो इसलिए अभी तक तो अभी मार्केट में वो बुक अवेलेबल नहीं है, लेकिन पीडीएफ में है। और आप उसको पीडीएफ से देख रहे होंगे। आपने शायद कुछ बच्चों ने प्रिंट भी उसके निकलवा लिए होंगे, लेकिन बस आने वाली है। तो हमने सोचा कि उसको क्यों ना उसको तरतीब से हम शुरू कर दें। तो हम इसको ये पहला जो लेक्चर है हमारा, और इसमें जो सबसे पहली जो चीज़ है हमारी, एक चीज़ हमने इसमें जो नया सिलेबस है उसमें हमने जो जिसमें हमने फ़ोकस करना है कि ये जो है ना जो मतलब कौन-सी चीज़ इम्पोर्टेंट है, कौन-सी चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है। इसका ताल्लुक होता है पास्ट पेपर्स के साथ, कि पास्ट पेपर्स को देख के अंदाज़ा होता है कि हाँ, ये वाली चीज़ इम्पोर्टेंट है, ये वाली इम्पोर्टेंट नहीं है। अब चूँकि ये नया सिलेबस है, तो इसमें हमें सारी चीज़ों को फ़ोकस करना पड़ेगा। हमें कोई चीज़ भी हम मिस नहीं कर सकते। इसलिए हमने किसी पॉइंट को हमने मिस नहीं करना, हमने एक-एक चीज़ को देखकर चलना है, कि कहीं ऐसा ना हो कि हमें वो एग्ज़ामिनर वहाँ पेपर में कौन-सा पार्ट दे देता है, कौन-सा पोर्शन को ज़्यादा फ़ोकस करता है। तो हमने उसको हर चीज़ को हमें डिटेल्स हम उसको डिस्कस करेंगे। तो हमारा ये पहला चैप्टर है और पहला आपकी हम्द है, और हम्द के अंदर जो हमारे जो शायर हैं उनका तारुफ है। तो पहले हम ज़रा तारुफ देख रहे हैं। मैंने आपको ये जो पीडीएफ में से ये सारा मैंने उसके वहाँ से नोट करके ये लिखा है। तो ये हम्द हमारी, ये इसकी जो सिन्फ़ अदब कौन-सी है हम्द? हम नज़्म में शुमार होती है। और उसके बाद ये शायर का तारुफ, शायर जो है इनका नाम है हफ़ीज़ ताइब। ये 1931 में पैदा हुए और 2004 में इनकी वफ़ात हुई। 1931 में इनकी पैदाइश है, और जो 2004 में 2004 में इनकी वफ़ात है। अच्छा, असल नाम इनका अब्दुल हफ़ीज़ मिन्हास है और कलमी नाम हफ़ीज़ ताइब। जैसा कि आपको पता है कि कलमी नाम वो होता है कि जो कोई भी मुसन्निफ़ या कोई भी शायर अपना असल नाम उनका कुछ भी होता है, वो अपनी पसंद का एक नाम रख लेते हैं कि जिसको अपने वो किताबों में इस्तेमाल करते हैं, अपनी जो है वो मज़ामीन में इस्तेमाल करते हैं, अपनी शायरी के अंदर इस्तेमाल करते हैं। तो इनका नाम कलमी नाम हफ़ीज़ ताइब है, और ये ताइब इनका तख़ल्लुस है। तख़ल्लुस जो है, कलमी नाम पूरा तख़ल्लुस नहीं होता। तख़ल्लुस में क्या है, तख़ल्लुस अलग चीज़ है जो शायर अपने शायरों की शायरी के अंदर इस्तेमाल करते हैं, मक़ता के अंदर जिसको इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह मिर्ज़ा असदुल्लाह खां गालिब हैं, तो वो उनका नाम असदुल्लाह है और गालिब उनका तख़ल्लुस है। वो पहले असद तख़ल्लुस करते थे और उसके बाद फिर उन्होंने गालिब तख़ल्लुस करना शुरू किया। बाद में अक्सर उनका ज़्यादातर जो उन्होंने इस्तेमाल किया वो गालिब ही इस्तेमाल किया। अच्छा, अब आबाई वतन इनका वज़ीराबाद का कस्बा अहमदनगर है। ठीक है? वालिद का नाम हाजी चिरागुद्दीन मिन्हास, और वालिद मोहतरम इनके मुअल्लिम थे, उस्ताद थे, इमाम और खतीब थे वहाँ मस्जिद में, इनके इलाके में। अच्छा, अब इसमें देखें, हमने ना इसमें एक-एक चीज़ हमने इसके अंदर हमने वो करनी है, हमने इसको नोट करनी है। आप पिछले पेपर्स उठाकर देखें, जो अब हमारा जो प्रीवियस जो सिलेबस है, उसमें बाज़ मर्तबा वो ऐसी जगह से क्वेश्चन बना देते हैं कि बंदा हैरान हो जाता है, कि चकरा जाता है कि यार ये वाला क्वेश्चन भी बन सकता था। मतलब इस चीज़ को भी वो क्वेश्चन बना के दे सकते हैं। जैसे अभी मैट्रिक के पेपर हुए ना, तो उसमें उर्दू का एक क्वेश्चन आया हुआ था कि किसी शायर का उन्होंने पूछा हुआ था कि उनके आबा-ओ-अजदाद से ज़मीनें क्यों छीन ली गई? ठीक है? अब जब मैंने वो देखा तो मैं खुद भी हैरान हो गया कि अच्छा, ये वाला क्वेश्चन भी बन सकता है। तो इसलिए हमने किसी भी पॉइंट को हमने मिस नहीं करना, हमने उसको कमज़ोर नहीं रहने देना, ठीक है? इसलिए हमने सारी चीज़ें डिटेल में इसमें यहाँ पर लिख ली हैं। अच्छा, हुसूल तालीम, इनके बुनियादी तालीम वालिद से इन्होंने हासिल की, और मिडल तक इन्होंने तालीम कस्बे के स्कूल से हासिल की। 1947 जब पाकिस्तान बना, 1947 में मैट्रिक इनका ज़िमीदार हाई स्कूल गुजरात, इसको नोट कर लीजिएगा कि ज़िमीदार हाई स्कूल गुजरात, ये वहाँ से इनका मैट्रिक है, और 1947 में। और ज़िमीदार कॉलेज गुजरात में प्री इंजीनियरिंग में इन्होंने दाखिला लिया, लेकिन शायरी की वजह से तालीम तर्क कर दी। शायरी का शौक था, तो शायरी के शौक में लग के इन्होंने अपनी तालीम आगे तर्क कर दी। तो यहाँ पर जो है तालीम को तर्क करने की वजह क्या है? वो शायरी है। ये आपका इम्पोर्टेंट है, एमसीक्यूज़ आपका वो इसको आप नोट कर लीजिएगा। अच्छा, उसके बाद इनकी जो मुलाज़मत है, मुलाज़मत इनकी है 47 से जो है 79 तक। ये महकमा बरक़ियात और वापडा में इन्होंने मुलाज़मत की। बरक़ियात उर्दू में जो है वो उसको कहते हैं, बर्क़ का मतलब बिजली। तो बिजली का जो महकमा है, वापडा है, उसमें इन्होंने मुलाज़मत की 47 से 79 तक। ये भी आपका इम्पोर्टेंट है।
अच्छा, इसमें मैंने ये वाला जो पोर्शन जो था ना, इसको आखिर में आना चाहिए था, लेकिन हमने इसको पहले मैंने इसके इसलिए कर दिया कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एजाज, इनको एजाज क्या मिला कि 1994 में 1994 में तमगा हुस्न कारकर्दगी, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, ये इनको जो है वो दिया गया, हुकूमत की तरफ से ये दिया जाता है कोई ऐसी अहम शख्सियात को उनकी खिदमात की वजह से। और लाहौर में एक हाउसिंग स्कीम इनके नाम पर है और एक सड़क इनके नाम से जो है वो मंसूब है। ठीक है, मतलब इनके एजाज में तीन चीजें हैं। एक 1994 में तमगा हुस्न कारकर्दगी इनको दिया गया, और ये आप खास तौर पे नोट कर लीजिएगा, और लाहौर में एक हाउसिंग स्कीम इनके नाम पर है और एक सड़क इनके नाम से मंसूब है। मजीद तालीम, दौरान मुलाजमत प्राइवेट तौर पर उर्दू फाजिल और पंजाब यूनिवर्सिटी से एम ए पंजाबी पास किया। उर्दू फाजिल पहले डिग्री होती थी, जिस तरह एम ए है, और अब तो एम ए भी खत्म हो गया, अब बी एस आ गया। ठीक है, तो ये एक डिग्री थी, ये इन्होंने हासिल की प्राइवेट तौर पर, उर्दू फाजिल का इम्तिहान इन्होंने पास किया, और एम ए पंजाबी पंजाब यूनिवर्सिटी से वो पास किया। तदरीस मतलब इनका पढ़ाना, मुलाजमत के साथ साथ पंजाब यूनिवर्सिटी में जुज वक्ती उस्ताद की हैसियत से पंजाबी पढ़ाने लगे। इसको मैंने खास तौर पर अंडरलाइन इसलिए किया है कि जुज वक्ती का मतलब कि ये कुल वक्त जो इनकी मुलाजमत थी, ज्यादा जो है वो टाइम, जो असल टाइम वहाँ मुलाजमत पे देते थे, और पार्ट टाइम 2-3 लेक्चर्स इस तरह लेकर लेक्चर्स पढ़ाने के लिए, जिस तरह पार्ट टाइम बंदा कोई जॉब करता है या कोई अपनी उसकी मसरूफियत होती है, तो थोड़े से वक्त के लिए इनका जो है वहां पर इनका तकर्रुर हो गया, और ये वहां पर बहैसियत पंजाबी के उस्ताद पढ़ाने लगे। पंजाबी जुबान, यहाँ इसको भी अंडरलाइन कर लिए कि पंजाब यूनिवर्सिटी में इनकी मसरूफियत क्या थी, पंजाबी के उस्ताद थे ये। और वापडा से रिटायरमेंट के बाद बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट पर पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ाते रहे। ये सिलसिला 2003 तक जारी रहा। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है कि आर्जी तौर पर ना कोई एक यूनिवर्सिटीज वगैरह में, या जो है कॉलेजेस वगैरह में, कॉलेजेस में कम होते हैं, यूनिवर्सिटीज वगैरह में ज्यादा होते हैं, कैसे लेक्चर्स जो है वो दे दिए जाते हैं कि पूरे सेमेस्टर के लिए कि आप पढ़ाएं। वो आर्जी तौर पर एक मुलाजमत होती है थोड़े से अरसे के लिए, उसका टेन्योर जब खत्म हो जाता है फिर उसको दोबारा उनको हायर कर लिया जाता है अगले सेमेस्टर के लिए। तो ये कॉन्ट्रैक्ट पर पढ़ाने लगे, और ये सिलसिला 2003 तक जारी रहा, और जारी बात है 2004 में इनकी वफात हो गई, तो वफात से 1 साल पहले तक ही पढ़ाते रहे। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तसानीफ 11 शेरी मजमूए इनके छप चुके हैं, और कायनात हफीज ताइब के नाम से कुलियात इनकी शाये हुई। कायनात हफीज ताइब, ये खास तौर पर नोट कर लीजिएगा, ये इनकी कुलियात का नाम है। अच्छा, यहाँ पर मुझे एक महसूस हुई एक चीज कि हमें जो है बच्चों को इस चीज का होता है, सवाल पैदा होता है, मुश्किल होती है, तो मैंने कहा चलो उसको थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं कि कुलियात और उसमें दीवान में क्या फर्क होता है। पहले तो कुलियात देखें, कुलियात किसी शख्स की तसानीफ का मजमुआ कुलियात कहलाता है। ठीक है, अच्छा अब देखें, तसनीफ आपको पता है कि वो मज़ामीन की सूरत में भी हो सकती है, नसर भी हो सकती है, कोई नॉवल हैं, कोई कहानियां हैं, कोई अफसाने हैं, कोई मज़ामीन हैं। अच्छा, और वो शेरी मजमुआ भी हो सकता है, कोई भी तसनीफ। तो किसी शख्स की तसानीफ का मजमुआ कुलियात कहलाता है। एक बात आप याद रखें। अब कुलियात और दीवान में क्या फर्क होता है? दीवान का लफ्ज भी बोला जाता है, आप पढ़ते हैं कि दीवान, इनका दीवान ये है और इनकी कुलियात शाये हुई। अब वो कुलियात और दीवान में दो फर्क है बुनियादी, कि दीवान किसी शायर का एक मजमुआ कलाम होता है, ठीक है, जबकि कुलियात में एक से ज्यादा मजमुए होते हैं। शायर अपनी जिंदगी में कुछ अरसे बाद अपने शेरों की एक नई किताब शाये कर देते हैं, ठीक है, फिर उसके कुछ अरसे बाद 3-4 साल बाद कुछ और शेर उन्होंने कह लिए, फिर एक और नई किताब जो है वो शाये कर दी। अब वो जो एक किताब उनकी शाये होती है, वो एक मजमुआ जो उनका शेरों का शाये होता है, उसको कहते हैं दीवान। ठीक है, और उन सारों को इकट्ठा कर दिया जाए तो वो कुलियात बन जाता है। कुलियात में एक से ज्यादा मजमुए होते हैं। ठीक है, अच्छा, दूसरा फर्क क्या है दीवान और कुलियात में? दीवान सिर्फ शायरी के मजमुए को कहते हैं, जबकि कुलियात शायरी के अलावा दीगर तसानीफ के मजमुए को भी कहा जाता है। मतलब जब आपसे कहा जाए कि ये जो है अहमद फराज का दीवान है, तो आप फौरन समझ जाएंगे कि ये इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ शायरी होगी। लेकिन जब कहा जा रहा है कि ये फलां साहब के ये कुलियात हैं, तो अब हमें उसके अंदर मजीद तहकीक करनी पड़ेगी, पूछना पड़ेगा कि भाई इसके अंदर ये कुलियात में क्या चीजें शामिल हैं। कुलियात ये इनके शायरी का मजमुआ है, या इनकी जो है वो नसर का मजमुआ है। ठीक है, अगर हो सकता है नसर भी उसके अंदर शामिल हो और उसके अंदर शायरी भी दी गई हो, तो कुलियात तमाम तसानीफ को इकट्ठा कर दिया जाता है। तो ये इन दोनों, ये कुलियात और दीवान में फर्क है, तो ये आगे किसी जगह पर भी आपको काम आ सकते हैं, तो इसलिए मैंने कहा थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लिया जाए। बाकी ये आपने नोट कर लिया कि 11 इनके शेरी मजमूए हैं, और कायनात हफीज ताइब, जहाँ से हमने ये किताब में से हम आगे सब वो पढ़ेंगे ना हम, वो भी इसी में से ली गई है।
تو یہ آج کا لیکچر تھا، تو امید ہے آپ کو بات سمجھ آئی ہوگی، لیکن اگر کوئی بات آپ نے پوچھنی ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھیے گا۔ اب ہم انشاءاللہ اس کو ایک ایک کر کے ہم شعروں کی تشریح کی طرف آتے ہیں۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔